अगर आप किसी एक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जिताओगे, उसके साथ खड़े नहीं दिखोगे, तब तक आप निशाने पर आते रहोगे। यूपी में आप अखिलेश की वजह से निशाने पे आओगे, बंगाल में ममता की वजह से, दिल्ली में केजरीवाल की वजह से। लेकिन जब लड़ने की बारी आएगी आपके लिए, तो देशव्यापी स्तर पर लड़ती कौन दिखती है? लड़ेगी कांग्रेस। क्या 3 सांसदों वाले केजरीवाल आपके लिए राष्ट्र स्तर पर लड़ सकते हैं? ये मुसलमानों से मेरा सवाल है। हर चुनाव के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर एक ही एलिगेशन लगाया जाता है कि किसी भी तरह से हो असदुद्दीन ओवैसी बीच में आकर भाजपा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस तरह का वार किया गया दोस्तों कि भाजपा की सबसे नाजुक रग पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पैर रख दिया दोस्तों। सीधे तौर पर यहां पर अगर ये मान लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस बात से सब लोग सहमत हो जाएंगे तो भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। कहीं ना कहीं उन्होंने इस वीडियो के अंदर वो बड़े खुलासे किए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनकी रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा और आप लोग देखिएगा और सुनिएगा कि आखिर किस तरह से भाजपा बार बार सत्ता के अंदर आती है और वो कौन सा पैतरा है जो कांग्रेस पार्टी से छीन लिया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आज कोई भी चुनाव नहीं जीत पाती। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, क्या इस देश में जो मुसलमान है, इस देश का जो मुसलमान है, उसको ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है कि जितना वो बटेगा उतना कटेगा। उतना कटेगा, ये नारा योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन मैं मुसलमानों के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब तक इस देश का मुसलमान एकजुट नहीं होगा, उसका भला नहीं हो सकता जब तक ये रिजीम सत्ता में है। और जब तक ये रिजीम सत्ता में है, पूरे देश पर निशाने पर यही कौम रहने वाली है, यानी मुसलमान निशाने पर रहने वाले हैं। देश के मुसलमानों को ये बात समझ में आने लगी है धीरे धीरे कि हमें जहां जाना है एकजुट होकर जाना है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे लगता क्या था, अभी भी लगता है, और बहुत से लोग कहते भी हैं कि इस देश में मुसलमानों के वोट को बांटने का कोई अगर काम सबसे ज़्यादा करता है, जो मुसलमानों को बरगलाने का काम सबसे ज़्यादा करता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी। जहां बीजेपी को मुसलमानों से खतरा होता है, वहां ओवैसी चुनाव लड़ने उतर जाते हैं और वो मुसलमान वोटों को बांट देते हैं। ये अक्सर देखा गया। लेकिन ये दिल्ली का चुनाव वाहिद ऐसा चुनाव है जहां मुझे लग रहा है कि ओवैसी को ये बात समझ में आ गई है कि मुसलमान वोट बंटता है, इसीलिए मुसलमान पिटता है। क्या ओवैसी को ये बात समझ में आ गई है कि बीजेपी से इस देश में अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, और सिर्फ मुसलमान कांग्रेस। जब तक एकजुट होकर कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होगा, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, और कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तो मुसलमान ऐसा ही निशाने पर आता रहेगा। क्या ये बात ओवैसी को समझ में आने लगी है? और इशारों इशारों में क्या वो बाकी मुसलमानों को भी समझा रहे हैं कि ये छुट भैया पार्टियों का साथ छोड़ो और एक बड़ी पार्टी के साथ जुड़ो? 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 एमपी आए हैं, तो मेरी वजह से नहीं आए। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। मेरे वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के हैं। तुम कब तक इन जालिमों के कूली, इनके नौकर बन के जिंदगी गुजारोगे? 50 साल से हम वही काम कर रहे हैं, कभी इनको मुख्यमंत्री तो कभी उनको प्रधानमंत्री, और हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हमने इनको कामयाब कर दिया। अरे तुमने जिसको कामयाब किया वो तुम्हारे घर में चराग करने से पहले तुम्हारे घर को वीरान करता है। मुझे ओवैसी की इस बात में छुपा संदेश साफ दिख रहा है।
साफ साफ दिख रहा है कि जब कांग्रेस कह का रहे नाम नहीं हैं लिया अपने गया। पूरे इस बात में, उन्होंने किसका नाम लिया? केजरीवाल का नाम लिया, अखिलेश यादव का नाम लिया, तेजस्वी का नाम लिया, ममता का नाम लिया, कांग्रेस का नाम नहीं लिया। कांग्रेस का नाम नहीं लिया। जब वो ये कह एक रहे बहुत हैं कि बड़ा इशारा तुम्हें है दोस्तों। बांटा जाता है पॉकेट वाइज, बिहार के मुसलमानों को आरजेडी, यूपी के मुसलमानों को अखिलेश। अखिलेश, बंगाल के मुसलमानों को ममता, दिल्ली के मुसलमानों को केजरीवाल, इसमें पिटती कौन है? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है दो लोगों का। एक है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कभी कोर वोट हुआ करता था, दलित और मुसलमान। अब ये छोटी रीजनल पार्टियों ने बरगलाकर वो वोट कांग्रेस से छीनकर अपनी झोली में डाल दिया। और दूसरा इफेक्ट पड़ता है इसका खुद मुसलमानों पे, क्योंकि अगर आप किसी एक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जिताओगे, उसके साथ खड़े नहीं दिखोगे, तब तक आप निशाने पर आते रहोगे। यूपी में आप अखिलेश की वजह से निशाने पर आओगे, बंगाल में ममता की वजह से, दिल्ली में केजरीवाल की वजह से। लेकिन जब लड़ने की बारी आएगी आपके लिए, तो देशव्यापी स्तर पर लड़ती कौन दिखती है? लड़ेगी कांग्रेस। क्या 3 सांसदों वाले केजरीवाल आपके लिए राष्ट्र स्तर पर लड़ सकते हैं? ये मुसलमानों से मेरा सवाल है। नहीं लड़ सकती ना, तो फिर क्यों अपने छोटे छोटे फायदों के लिए अपने आने वाले भविष्य पर को दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं? ये बात ओवैसी क्लियर कह रहे हैं, ये बात समझनी चाहिए। ये इशारा है, वो क्लियरली नहीं बोल सकते क्योंकि वो खुद एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। वो सीधा नहीं कह सकते कि भाई लेकिन कांग्रेस ये को सपोर्ट समझना करो, पड़ेगा आपको। ये नहीं ना कह सकती, बात अखिलेश सही है। पूरे देश के स्तर पर मुसलमान के लिए लड़ सकते हैं, ना ममता, ना केजरी, ना तेजस्वी, ना कोई और। अगर कोई मुसलमानों के लिए पूरे देश के स्तर पर लड़ सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस। आपको अपना गली मोहल्ला, अपना घर तक ही सीमित रखना है, अपने वही फ़ायदा देखना है, या पूरे देश के स्तर पर देखना है, अपनी कौम का देखना है? ये आज के मुसलमान को सोचना पड़ेगा। यही दलितों पर भी लागू होता है कि दलितों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या पॉकेट वाइज वो अपना भविष्य बचाना चाह रहे हैं, कि बड़ी पिक्चर देख रहे हैं कि बड़े लेवल पे देश के स्तर पर कौन आपके आने वाले भविष्य को बचा सकता है। ये जो कांग्रेस के नेता, खास करके राहुल गांधी, जो संविधान लेकर घूमते हैं, वो क्यों घूमते हैं? वो इसलिए घूमते हैं कि वो जानते हैं कि दलित उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश के साथ खड़ा होता है, बिहार में तेजस्वी के साथ खड़ा होता है, लेकिन देश के दूसरे इलाकों में किसके साथ खड़ा होगा? फिर फायदा किसको होगा? फिर जीतेगी बीजेपी, क्योंकि पूरे देश में कोई चैलेंज करने वाला ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी अगर 50-52 एमपी के साथ खड़ी रहेगी तो बीजेपी को फिर संविधान में बदलाव करने और ये आरक्षण प्रथा को खत्म करने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक फिर सकता। रीजनल कांग्रेस भी एक रीजनल पार्टी बन के रह जाएगी। आपको एक हाथी से मुकाबला करना है तो हाथी के सामने हाथी को ही खड़ा करना पड़ेगा ना। 10-12 गीदड़ खड़े करके आप हाथी से मुकाबला कैसे कर पाओगे? या 10-12 चूहे खड़े करके कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। यही चीज़ दलितों पर और मुसलमान दोनों पर लागू होती है। और यही बात कांग्रेस पे खुद भी लागू होती है कि कांग्रेस को अब दबने की राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा, खुलकर मैदान में आना राहुल पड़ेगा। गांधी दिल्ली में एक संविधान को लेकर दलितों के चिंतन, उसमें एक फंक्शन में थे, समागम में, वहाँ पर एक डॉक्टर रतन लाल थे, चिंतक है वो, बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के मुंह पर एक बहुत सही बात सुनाई कि कब तक आप इमरजेंसी जैसे मुद्दे को लेकर डिफेंसिव होगे? क्यों नहीं कांग्रेस का कोई दलित नेता या कांग्रेस का कोई नेता इमरजेंसी की जब भी बात आती है क्यों डिफेंड नहीं करता? क्या इमरजेंसी या इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी ही गलत काम किया था, कुछ और नहीं किया था? क्यों डिफेंड नहीं किया जाता? भाई, मैं तो अभी संविधान पे बहस चल रही थी राहुल जी, एंड आई वाज वाचिंग क्लोजली व्हाट इज गोइंग ऑन। इंदिरा जी पे बहस हुई, इमरजेंसी पे बहस हुई। मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम इंडिया अलायंस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक कांग्रेस का दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्टिकुलरली उठे संसद में और ये बोले कि मैं इंदिरा गांधी के डिफेंस में खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए। ये बोलना चाहिए था। क्यों? इमरजेंसी का एक पार्ट हो सकता है। किससे दिक्कत थी इंदिरा गांधी से?
वो थी बैंकर्स, पूंजीपति, राजे रजवाड़े और विदेशी ताकत। क्योंकि जिस समय दुनिया दो पोल में बटा हुआ था, इंदिरा जी ने भारत को एक महाशक्ति बना दिया। किसी को पता भी नहीं लगा, बांग्लादेश का चित्र बदल गया। उससे कौन लोग नाराज थे? उससे कौन नाराज था? प्रीवी पर्स जाने से कौन नाराज था? जमींदारी उन्मूलन से कौन नाराज था? बैंक के नेशनलाइजेशन से कौन नाराज था? वो पूरा पहला कू था। वो भारतीय गणराज्य, इंडियन रिपब्लिक के खिलाफ पहला विद्रोह था, वो जो जेपी लेड मूवमेंट था। और इंदिरा जी पे मैं तो बाबू जगजीवन नाम है, इंदिरा जी को पढ़ रहा हूं, लगातार पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं और इस पे खुल के ये बात डॉक्टर रतनलाल ने 100 आने सच कही। बिल्कुल। और ये तरीका क्यों कोई सही है डिफेंड कि नहीं करता? राहुल गांधी क्यों कोई जैसे जवाब नेता नहीं को देता? मुंह पे ये बात सुनाई जाए, ताकि पता तो लगे कि सच क्या है। वो जो कोर टीम राहुल गांधी को सुना देती है वही सच नहीं होता। जमीनी सच क्या है, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है, ये पता होने चाहिए राहुल गांधी को। इसलिए बिल्कुल। बहुत जरूरी है इस तरह का डोज देना, और डोज देना। कहीं ना कहीं जो ओएसी वाली बात है या डॉक्टर रतनलाल वाली बात है, ये मुझे अब राहुल गांधी के भाषणों में भी दिखती नजर आ रही है। राहुल गांधी भी रेफरेंस दे रहे हैं कि असल लड़ाई तो दरअसल कांग्रेस और बीजेपी की है। ये जो बीच में नया शगुफा छोड़ के केजरीवाल जैसे नेता उग जाते हैं ना, ये नुकसान कर रहे हैं देश का, ये नुकसान कर रहे हैं दलितों का, ये नुकसान कर रहे हैं मुसलमानों का, और फायदा होता। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो सबसे सटीक वार होता है, सबसे सही जो वार होता है, उसको पूरी तरह से अलग अलग करके बांट दिया गया। यानी कि पर्टिकुलर लोगों में उनको अलग कर दिया गया। जिस तरह की बात यहां पर सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं पत्रकार महोदय कि मुसलमानों को अलग अलग जगहों पर बांट दिया गया है। दोस्तों, जिस तरह से बिहार के अंदर तेजस्वी या फिर नीतीश कुमार के लिए, और यूपी के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए, और दूसरी जगह दिल्ली के अंदर केजरीवाल के लिए, इस तरह से उनको अलग अलग बांट दिया गया है। अब सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां पर कह रहे हैं कि कभी भी तुम कोई बड़ा नेता नहीं बना सकते अब, क्योंकि तुम बढ़ चुके हो। दिल्ली के अंदर केजरीवाल, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव, यूपी के अंदर अखिलेश यादव, इस तरह से तुम्हें बांट दिया गया है। जबकि आपका मिशन एक ही होना चाहिए, किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट करके आप उसको सत्ता के अंदर ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कहीं पर किसी का सीएम बना दिया गया किसी पार्टी का, कभी कहीं पर किसी पार्टी का सीएम बना दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए दोस्तों, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने जा रही है, उससे पहले इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे के अंदर खलबली मचाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर खलबली पैदा करता है। और बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।